क्या कभी इस बात पर ध्यान गया है कि इंसान किसी भी चीज के बारे में एकदम 100% निश्चित कैसे हो सकता है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। हम अक्सर बस मान लेते हैं कि जो हम देखते हैं, सुनते हैं या महसूस करते हैं, वही सच है। लेकिन सच तो ये है कि हमारी इंद्रियां, यानी हमारे सेंसेस, कई बार धोखा दे जाते हैं, जैसे रेगिस्तान में पानी का भ्रम। ये एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से बड़े बड़े दार्शनिकों और विचारकों को सोचने पर मजबूर किया है। आखिर मानव मस्तिष्क किस आधार पर यह दावा कर देता है कि वो वास्तविकता को बिल्कुल सही मायने में समझता है? आज की इस चर्चा में सभी का स्वागत है। आज ज्ञान की शुद्ध प्रकृति और इस दार्शनिक पहेली की गहराई में एक जबरदस्त गोता लगाने का समय आ गया है। इस विषय को दर्शन शास्त्र में एपिस्टेमोलॉजी या ज्ञान मीमांसा कहा जाता है। तो आज एक जासूस की तरह इस रहस्य की परतों को खोलने की कोशिश की जाएगी और ये समझा जाएगा कि आखिर हम वो कैसे जानते हैं जो हम जानते हैं। तो चलिए जल्दी से एक नज़र डालते हैं कि आज का ये सफ़र कैसा दिखने वाला है। सबसे पहले समझेंगे कि ये एपिस्टेमोलॉजी आखिर भला क्या है, फिर ज्ञान की संरचना को देखेंगे। उसके बाद आएगा गेटियर का एक हैरान करने वाला ट्विस्ट, ज्ञान के स्रोत की खोज, संशयवादियों की चुनौती और अंत में ये सब असल जिंदगी में क्यों मायने रखता है। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से और अपने इस मुख्य विषय को थोड़ा बेहतर तरीके से परिभाषित करते हैं। अब देखिए, किसी भी रहस्य को सुलझाने से पहले ये साफ करना जरूरी है कि आखिर जांच किस चीज की हो रही है। ये जो शब्द है ना, एपिस्टेमोलॉजी, इसका पहली बार इस्तेमाल 19वीं सदी में हुआ था, लेकिन इसकी जड़ें प्राचीन ग्रीक भाषा में छुपी हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एपिस्टीमे जिसका मतलब है ज्ञान और लोगोस जिसका मतलब है अध्ययन। सीधे शब्दों में कहें तो ये ज्ञान की प्रकृति, उसकी उत्पत्ति और उसकी सीमाओं का दार्शनिक अध्ययन है। ये मानव समझ के बिल्कुल आखिरी हदों को टटोलता है कि आखिर हम क्या जान सकते हैं और क्या बिल्कुल नहीं। दरअसल ज्ञान 3 अलग अलग तरह का होता है। पहला है प्रैक्टिकल नॉलेज या व्यावहारिक ज्ञान, जैसे कि साइकिल चलाना या पढ़ना आना। दूसरा होता है नॉलेज बाय अक्वेंटेंस या परिचयात्मक ज्ञान, जैसे किसी शहर को घूमकर जानना या किसी व्यक्ति से मिलना। लेकिन एपिस्टेमोलॉजिस्ट का ध्यान सबसे ज्यादा तीसरे प्रकार पर होता है, प्रोपोजिशनल नॉलेज। इसका मतलब है सिद्धांत या ऐसे तथ्य जिन्हें सच या झूठ साबित किया जा सके, जैसे ये कहना कि कंगारू कूदते हैं। इस तरह के सिद्धांतिक ज्ञान को परखना ही आज का हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस ज्ञान की एक्चुअल एनाटॉमी यानी इसकी संरचना क्या होती है। इसके मेन कंपोनेंट्स आखिर हैं क्या? सच्चाई के साथ एक पुख्ता कनेक्शन बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है? सदियों से दार्शनिकों ने इसके लिए एक ट्रेडिशनल फॉर्मूला सेट किया हुआ है। इसके हिसाब से ज्ञान के 3 बेहद जरूरी हिस्से हैं। पहला, बिलीफ या विश्वास, मतलब किसी को यह मानना ही पड़ेगा कि कोई बात सच है। दूसरा, ट्रूथ या सत्य, वो विश्वास हवा में नहीं होना चाहिए बल्कि वास्तविकता से मेल खाना चाहिए, उसको प्रैक्टिकली सच होना चाहिए। और तीसरा, जस्टिफिकेशन यानी औचित्य, सिर्फ एक तुक्का मार देना काफी नहीं है, उस विश्वास के पीछे ठोस कारण या सॉलिड सबूत होने चाहिए। अगर इस फॉर्मूले को जोड़ दिया जाए तो ज्ञान का मतलब बनता है जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ। लेकिन रुकिए, जैसे हर अच्छी मिस्ट्री मूवी में एक जबरदस्त ट्विस्ट होता है, यहां भी एक ट्विस्ट है और ये ट्विस्ट हमें गेटियर की तरफ ले जाता है। 20वीं सदी के बीच में एडमंड गेटियर नाम के एक दार्शनिक ने एंट्री ली और सदियों पुराने इस जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ वाले फॉर्मूला को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। उन्होंने एक बड़ा ही फेमस थॉट एक्सपेरिमेंट दिया, जिसे फेक बान या नकली खालियान का उदाहरण कहा जाता है। सोचिए, एक इंसान किसी इलाके से गुजर रहा है और उसे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि उस रास्ते पर बहुत सारे नकली खालियान बनाए गए हैं जो दिखने में बिल्कुल असली लगते हैं। अब होता यह है कि वो संयोग से इकलौते असली खालियान के आगे रुकता है, उसे देखता है और अपने दिमाग में यह विश्वास बना लेता है कि हाँ, ये एक असली खालियान है। अब देखा जाए तो उसका विश्वास सच भी है, और क्योंकि वो अपनी आंखों से देख रहा है तो उसे लगता है कि उसके पास ठोस सबूत भी है। पुराने नियम के हिसाब से ये तो एक परफेक्ट जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ हो गया। तो यहां सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इसे सच में ज्ञान कहा जा सकता है? जरा सोचिए इस बारे में। क्या महज एक अच्छी किस्मत या किसी इत्तेफाक से सही निकल आने वाली बात को सच्ची समझ मान लेना चाहिए? अक्सर विचारकों का मानना है कि बिल्कुल नहीं, ये ज्ञान नहीं है, क्योंकि यहाँ जो सच्चाई मिली वो उस इंसान की समझ का नतीजा नहीं थी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ किस्मत थी। इस एक छोटे से थॉट एक्सपेरिमेंट ने फिलॉसफी की दुनिया में तहलका मचा दिया और सबको ज्ञान की नई परिभाषाएं सोचने पर मजबूर कर दिया। अब आते हैं इस चर्चा के अगले पड़ाव पर। आखिर ये ज्ञान आता कहाँ से है? चलिए देखते हैं
अलग अलग विचारधाराओं का इस बारे में क्या कहना है। अगर पुरानी परिभाषा में झोल है तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि ज्ञान को सच मानने का आधार आखिर आता कहाँ से है। यहाँ सबसे पहली बड़ी बहस होती है एम्पिरिसिज्म यानी अनुभववाद और रैशनलिज्म यानी बुद्धिवाद के बीच। अनुभववादियों का सीधा सा मानना है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका दिमाग एक कौरी स्लेट की तरह होता है। सारा का सारा ज्ञान दुनिया को देखने, सुनने और महसूस करने से यानी सेंसेस से आता है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट बुद्धिवादी मानते हैं कि दिमाग में कुछ विचार पहले से ही जन्मजात होते हैं। उनका तर्क है कि मैथमेटिक्स जैसी चीजों के फॉर्मूला बिना किसी बाहरी अनुभव के सिर्फ शुद्ध तर्क और बुद्धि के जरिए आसानी से समझे जा सकते हैं। फिर एक और बड़ा टकराव ज्ञान के ढांचों को लेकर है, फाउंडेशनलिज्म मुकाबले कोहेरेंटिज्म। इसे समझने के लिए एक बिल्डिंग की संरचना के बारे में सोचिए। फाउंडेशनलिज्म कहता है कि ज्ञान बिल्कुल एक ईंट और पत्थर की मजबूत नींव पर टिका होता है। कुछ ऐसे बेसिक विश्वास होते हैं जो अपने आप में ही सच होते हैं और उन्हें किसी और सबूत की जरूरत नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ कोहेरेंटिज्म इस पूरे सिस्टम को एक मकड़ी के जाले या इंटरनेट के नेटवर्क की तरह देखता है। उनके हिसाब से कोई एक ठोस नींव नहीं होती, बल्कि हर एक विश्वास एक दूसरे से जुड़ा होता है और मिलजुल कर पूरे स्ट्रक्चर को मजबूती देता है। अब सवाल उठता है कि ज्ञान का स्रोत दिमाग के अंदर है या बाहर। ये है इंटरनलिज्म और एक्सटर्नलिज्म की बहस। इंटरनलिज्म के मुताबिक किसी भी बात को सच मानने का पूरा दारोमदार एक इंसान के दिमाग के अंदर चल रही थॉट प्रोसेस और उसके अपने इंटरनल सबूतों पर होता है। लेकिन एक्सटर्नलिज्म की अप्रोच थोड़ी अलग है। वो कहते हैं कि बाहरी और ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स भी बहुत मैटर करते हैं, जैसे कि कोई जानकारी जिस प्रोसेस से मिली है वो प्रोसेस कितनी रिलायबल है, या उस इंसान की आंखों की रोशनी कितनी ठीक है कि उसने वास्तविकता को बिल्कुल सही देखा है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि यह खोज वाकई कितनी पुरानी है। 4वीं सदी ईसा पूर्व में प्राचीन ग्रीस में प्लेटो ने सच्चे ज्ञान और सिर्फ एक राय होने के बीच का फर्क समझाना शुरू किया था। फिर 17वीं सदी आई जब देकार्त ने हर एक चीज पर डाउट करके, हर एक चीज पर शक करके एक ऐसे सत्य को ढूंढने की कोशिश की जिसे कभी झुटलाया ना जा सके। 18वीं सदी में इमैनुअल कांट ने अनुभव और तर्क को एक साथ जोड़ने का जबरदस्त प्रयास किया। और फिर 20वीं सदी में गैटियर ने अपने उस छोटे से नकली खालिहान वाले थॉट एक्सपेरिमेंट से सभी पुरानी मान्यताओं की जड़ें हिलाकर रख दी। तो ये सफर लगातार चलता ही आ रहा है। आगे आते हैं संशयवादियों की चुनौती पर। मतलब जब हर एक चीज पर ही सवाल उठाया जाने लगे। अब जरा एक पल के लिए रुकिए। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत बड़ा खतरा भी है। क्या हो अगर कोई उठकर कहे कि हम असल में कुछ भी निश्चित रूप से जान ही नहीं सकते। इसे द ड्रीम आर्ग्यूमेंट या सपने का तर्क कहा जाता है, जो हमारी पूरी रियलिटी पर ही सवाल उठा देता है। देखिए, जब कोई सपना देख रहा होता है तो उस वक्त उसे कहाँ पता होता है कि वो सपने में है। वो तो सपने को ही सच मान रहा होता है। यहाँ तर्क ये दिया जाता है कि जब किसी सपने और वास्तविकता के बीच 100% फर्क करना नामुमकिन है तो किसी भी चीज के बारे में बिल्कुल पक्का ज्ञान होना भी असंभव है। ये बात मानव समझ की नींव पर ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। लेकिन घबराइए मत, संशयवाद के इस गहरे अंधेरे से निकलने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल रास्ता भी है, जिसे फिलॉसफी में फॉलेबिलिज्म कहते हैं। ये नजरिया एक तरह से संशयवादियों की इस बात को मान लेता है कि हाँ, दुनिया में एब्सोल्यूट सर्टेनिटी या बिल्कुल परम निश्चितता जैसी कोई चीज शायद नहीं होती, लेकिन ये इस बात को पूरी तरह खारिज करता है कि निश्चितता के बिना ज्ञान हो ही नहीं सकता। फॉलेबिलिज्म सिखाता है कि इंसान से गलती हो सकती है और इस बात को अपनाकर भी ठोस ज्ञान का दावा किया जा सकता है। ये हमें एक खुला और जिज्ञासु दिमाग रखना सिखाता है, जहां जैसे जैसे नए सबूत मिलते जाएं, हम अपने ज्ञान को अपडेट कर सकें। और अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर कि आखिर इन सब का मतलब क्या है। ये एपिस्टेमोलॉजी इतनी जरूरी क्यों है? अब तक ये सारी बातें सुनकर किसी को भी लग सकता है कि ये सब बस किताबी और थ्योरेटिकल फिलॉसफी है, पर दरअसल ऐसा नहीं है। असल जिंदगी में इसका बहुत बड़ा योगदान है। ज्ञान की वैल्यू को मुख्य रूप से 2 हिस्सों में देखा जाता है। पहला है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। इसका मतलब है जब ज्ञान को किसी खास लक्ष्य को पाने के लिए एक टूल की तरह यूज किया जाए, जैसे एक डॉक्टर मेडिकल साइंस के तथ्यों का इस्तेमाल करके किसी मरीज की जान बचाता है। दूसरी तरफ होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी ऐसा ज्ञान जो अपने आप में ही कीमती है, भले ही उसका तुरंत कोई फायदा नजर ना आए, जैसे ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना। आखिर में कौन सा ज्ञान कितना जरूरी है, ये तय करना समाज को मदद करता है कि एजुकेशन, रिसर्च और रिसोर्सेज को किस दिशा में लगाया जाए।
तो सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि एपिस्टेमोलॉजी आज के इस डिजिटल और सोशल मीडिया के दौर में कदम कदम पर हमारे काम आती है। चाहे इंटरनेट पर वायरल होती फेक न्यूज़ के बीच सही जानकारी को पहचानना हो या फिर अदालत में किसी गवाह की बातों की सच्चाई परखनी हो, ये सब ज्ञान मीमांसा ही तो है। इसकी मदद से एपिस्टेमिक इनजस्टिस यानी ऐसे अन्याय को पहचाना जा सकता है जहां किसी के सही दावे को सिर्फ किसी प्रेजुडिस या पूर्वाग्रह के चलते खारिज कर दिया जाता है। यहां तक कि आजकल जो इतनी एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाई जा रही है, वो भी इसी आधार पर ट्रेन हो रही है कि ज्ञान को कैसे स्टोर करें और कैसे प्रेजेंट करें। इस पूरी चर्चा को अगर एक सरल रूप में समझा जाए तो एपिस्टेमोलॉजी का मेन गोल सिर्फ अलग-अलग फैक्ट्स या तथ्यों को रट लेना नहीं है। सच्ची समझ तब आती है जब इंसान ये देख पाए कि चीजें एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं और वो ऐसी क्यों हैं जैसी वो दिखती हैं। और इसी समझ को दर्शन शास्त्र में विजडम यानी बुद्धिमत्ता कहा गया है, जिसे सबसे बढ़कर और सबसे ऊंचा ज्ञान माना जाता है। एक ऐसा ज्ञान जहां गहरी समझ के साथ साथ लाइफ को बेहतर बनाने की प्रैक्टिकल अप्रोच भी होती है। और इसी के साथ ये विश्लेषण अपने अंत तक पहुंच गया है। लेकिन खत्म करने से पहले एक ऐसा सवाल जो किसी को भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगा। मानव की समझ, हमारे दिमाग की आखिरी और पक्की सीमा आखिर क्या है? क्या हमारे विश्वास सिर्फ हमारी ही बनाई हुई एक दुनिया तक सीमित हैं, या कभी कोई उस परम सत्य तक वाकई पहुंच पाएगा जो इस पूरे ब्रह्मांड में छिपा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी को अपनी ही मान्यताओं को दोबारा टटोलने पर मजबूर कर सकता है। इसीलिए सोचते रहिए, सवाल पूछते रहिए और हमेशा नई चीजें सीखते रहिए।